बात करेंगे पाकिस्तान की, जो रोज एक नई नाकामी की मुनादी कर रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ और इस बार वहां से जो खबर आ रही है वो सिविल वॉर का सिग्नल दे रही है और इसकी वजह है इंतकाम वाली सियासत। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खास करीबियों में गिने जाने वाले फवाद चौधरी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके बाद से ही पाकिस्तान में बगावत की आवाज बुलंद होने लगी है। हालात अब इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि जहां किसी भी वक्त गृह युद्ध की आग भड़क सकती है। जब निजाम नालायक हो तो किसी का भी अंजाम वैसा ही होता है जैसा इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि तक की सियासत मुल्क में आग लगाने पर आमदा है। ये तस्वीर इसकी सबसे ताजा मिसाल है। पीटीआई के नेता इमरान खान के बेहद करीबी और उनकी हुकूमत के वजीर रह चुके फवाद चौधरी को हथकड़ी में जकड़ लिया गया है। इल्जाम था इलेक्शन कमीशन की तौहीन का। गिरफ्तारी की यह तस्वीर आई तो इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर आए। इसके बाद झेलम में फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब खतरा इमरान की गिरफ्तारी का है। माना यह जा रहा है कि फौज के इशारे पर इमरान खान को भी सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। हालांकि इमरान खुद अब तक इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ये फैसला लेने की हिम्मत नहीं करेगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रावल दस्ते के कारकुन हैं। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के साथ ही पाकिस्तान में बगावत का ऐलान हो चुका। कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। महंगाई की चक्की में पिसती पाकिस्तान की आवाम शहबाज की हुकूमत से वैसे ही खार खाए बैठी है और अब जो हालात बने हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और आपको बता दें, इसमें किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं है कि पाकिस्तान में हालात सिविल वॉर जैसे हैं। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या वहां एक बार फिर जमहूरियत का जनाजा उठने वाला है? क्या पाकिस्तान में हुकूमत एक बार फिर फौज के हाथों में जाने वाली है? सवाल यह भी कि क्या जनरल असीम मुनीर ने शहबाज को प्यादे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? हालात तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान के करीबी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर बवाल काट दिया है। सवाल है कि क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के अंजाम को लेकर शहबाज शरीफ मिस कैलकुलेशन के शिकार हो गए या फिर प्यादे से जनरल बने असीम मुनीर की शातिर चाल ने अपना असर दिखा दिया। कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। महंगाई आसमान पर है, कर्ज कहीं से मिल नहीं रहा। इन सब के बीच फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई तो आवाम के गुस्से को पीटीआई के प्रदर्शन का सहारा मिल गया। और फिर जो हालात बने हैं वो किसी और को रास आए ना आए, सियासत को अपनी एड़ियों तले रखने वाली फौज के लिए बिल्कुल मुफीद है। मुल्क में अनरेस्ट और खाली खजाने का हवाला देकर पाकिस्तान की आर्मी किसी भी वक्त शहबाज को बलि का बकरा बना सकती है, हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है। बिल्कुल ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है, लिहाजा अब मार्शल लॉ लगेगा और मार्शल लॉ लगाया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की बदहाली में सबसे ज्यादा फायदा आर्मी का है। आर्मी ने शहबाज को हटाने का मास्टर प्लान काफी पहले तैयार कर लिया था। इसी के तहत फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है वो इन्होंने टेस्ट किया है, टेम्परेचर इन्होंने चेक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का टेम्परेचर क्या है। पाकिस्तानी आर्मी के प्लान के मुताबिक इस टेम्परेचर टेस्टिंग के बाद इमरान को अरेस्ट किया जा सकता है और इसके बाद पाकिस्तान में जो आग लगेगी उसे बुझाने में शहबाज का नाकाम रहना और फिर फौज का पाकिस्तान की सत्ता में आना दोनों तय है। और बताइए, पाकिस्तान के लिए ये सब नया है क्या? जिन्ना के मुल्क में ये सब पुराना है। गुर्बत के नाम पर उधार की जिंदगी को ही फलसफा मान लिया है पाकिस्तान ने। और इस बार हालात खराब इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये उसी लाइन पर चल रहे हैं। पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए शहबाज शरीफ मुल्क की सांसें निचोड़ने में लग गए हैं। स्ट्राइक तो सरकारी कर्मचारियों की जेब पर भी होने वाली है, सुना है। मुफलिसी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की परेशानी पर नई लकीरें उभरती हुई दिखाई दे रही है।
आलम यह है कि शहबाज शरीफ अब सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह काट कर आवाम का पेट भरने का इंतजाम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान की एक कमेटी वहां के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कमी करने का विचार कर रही है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रपोजल रखे गए हैं उसमें मंत्रालयों और डिविजन्स के खर्च में 15% की कमी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सलाहकारों की संख्या को 78 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां करीब 32 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि वहां की सरकार अपनी जीडीपी का 22% हिस्सा इन मुलाजिमों की तनख्वाह और दूसरे अलाउंसेस पर खर्च करती है। अब अगर इन मुलाजिमों को सेक्टर के हिसाब से बांट कर देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के मुट्ठी भर टैक्स पेयर्स की जेब से किस तरह सरकारी मुलाजिमों का घर का खर्च चलता है। 35% केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर में काम करते हैं। 20% गवर्नमेंट सर्वेंट रेलवे, पोस्टल सर्विस, हाईवे, पोर्ट एंड एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसी तरह पावर जनरेशन, ऑयल और गैस में 18% कर्मचारी हैं, जबकि बाकी 27% सोशल सेक्टर, कमर्शियल, ट्रेड प्रमोशन, टैक्स कलेक्शन, न्यायपालिका, ट्रिब्यूनल और रिसर्च के साथ पार्लियामेंट्री सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। कंगाली का हाल ऐसा है कि पाकिस्तान का हर सेक्टर इस वक्त डूबा हुआ है। पता चला है कि 2 दिन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 1616 करोड़ का घाटा हुआ है। और देखिए, पाकिस्तान को अपना मुल्क बचाने के लिए कुछ भी कहिए ड्रास्टिक स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि पाकिस्तान कर्ज मांगने के लिए दुनिया के जिस दरवाजे पर जा रहा है वहां से अब उसे मायूसी ही हाथ लगी। वो जिस भी दरवाजे को खटखटा रहा है, अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान से पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है। कंगाली के मोर्चे पर पहुंच चुके मुल्कों पर इकोनॉमिक ऑक्सीजन देने वाले IMF ने पाकिस्तान को लेकर अपने हाथ खींचने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचने और कर्ज चुकाने के लिए $10 अरब की जरूरत है। ये पैसा मांगने के लिए शहबाज शरीफ नए सिरे से तैयारी कर ही रहे थे कि ग्लोबल बॉडी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, IMF ने पाकिस्तान की मदद के लिए बचाव दल भेजने से भी इनकार कर दिया है। असल में शहबाज शरीफ ने IMF से पाकिस्तान की माली हालात को लेकर रिव्यू करने के लिए एक टीम भेजने की दरख्वास्त की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए शहबाज शरीफ IMF के सामने घुटनों के बल बैठ चुके हैं। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे चले। क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करेगा, क्योंकि IMF की तरफ से इस तरह के संकेत सामने आए भी थे। नया कर्ज देने से पहले पाकिस्तान के बजट से जुड़ी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, लेकिन सारा गुणा गणित लगाने के बाद IMF ने पाकिस्तान को उसी के हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया। देखिए, पाकिस्तान से पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया है, और इसीलिए आटे की लाइनों में खड़ा होने के बाद अब पाकिस्तान पेट्रोल की लाइन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में आवाम पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए मोहताज नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की टंकी में सिर्फ 18 दिन का पेट्रोल बचा है। कमोबेश श्रीलंका जैसा ही मंजर है, कमोबेश वैसी ही कतारें हैं, वैसी ही मारामारी है। कंगाल पाकिस्तान में आटा बिजली के बाद पेट्रोल पर जंग छिड़ गई है। ओगरा का दावा है पाकिस्तान के पास 18 दिन का पेट्रोल बचा है, जबकि 37 दिन का डीजल बचा है। ओगरा की पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतालिक क्यास आराइयों की तरदीद कर दी। ओगरा ने साफ कह दिया कि मुल्क में पेट्रोल के 18 रोज और डीजल के 37 दिनों के ज़खायर मौजूद हैं। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें हैं। आधी रात से लोग पेट्रोल की चाहत में सड़कों पर खड़े हुए हैं। गाड़ियाँ रास्ते में बंद हैं, फैमिली साथ बैठी है, कस्टमर्स बैठे हैं, पेट्रोल पंपों में जाएं, मालिक कहते हैं जी पेट्रोल नहीं है। वो हमें ये भी नहीं बता रहे कि जी पेट्रोल पीछे नहीं है, या ये महंगा करने की सूरत में इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जाने। पाकिस्तान को रोजाना किस सेक्टर के लिए कितना तेल चाहिए, ये भी जान लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 59%, एनर्जी के लिए 32% और इंडस्ट्री की 8% निर्भरता
तेल पर है। पाकिस्तान यूएई से 52%, कुवैत से 17%, ओमान से 7% पेट्रोल इंपोर्ट करवाता है। पाकिस्तान को 2025 तक $73 बिलियन का कर्ज चुकाना होगा। बगैर पैसे के पाकिस्तान को तेल मिलेगा नहीं। जाहिर है पाकिस्तान श्रीलंका बनने की राह पर है। और देखिए, जहां तक श्रीलंका की बात है, आपको याद होगा मास्टर स्ट्रोक का यही वो वक्त था, यही ऐसा बुलेटिन था जब हम श्रीलंका के हालात के बारे में आपको बता रहे थे। लेकिन वहां तो धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। हो सकता है कुछ सालों में श्रीलंका अपने पुराने दौर में लौट भी आए। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा? क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो आटे से ज्यादा एटम बॉम्ब को तवज्जो दे रहे हैं। यकीन मानिए। We are both nuclear powers, armed to the teeth. God forbid, as a harb, takes place, who will live to tell what happened? So this is not an option. ये बयान उस मुल्क के वजीर आजम का है। ये सोच उस हुक्मरान की है जिसका देश एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिन्हें अपने एटमी पावर होने पर नाज है। आज वो कटोरा लेकर दुनिया की हर चौखट का दरवाजा नाप रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रही। पाकिस्तान का ये सच उसकी आवाम से भी छिपा नहीं है। इसलिए आवाम कहती है कि जिस एटम की धमकी दे रहे हो उसी से हमें खत्म कर दो। जो मोमबत्ती 20 रुपए की थी वो अब 100 रुपए की मिल रही है। ये मैंने 100 रुपए की ली है। हम यही कहेंगे कि देखें, अब पेट्रोल है, ठीक है, अब कोई जनरेटर चलाता है तो पेट्रोल भी फिर महंगा हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। पाकिस्तान अब किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ये हमको पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान अब बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो मुल्क में हम ही रह गए हैं। अल्लाह करे जो है इन्होंने एटम बम बनाया है वो फट जाए, हम भी जाएं और ऐसे नापाक इंसान भी जाएं। इस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान के हर सेक्शन में दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की माली हालत के लिए नाकारा हुक्मरान जिम्मेदार है। इनकी वजह से आज माशी तबाही के किनारे खड़े, आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है। 500 रुपए की आप एलसी नहीं खोल सकते। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। आपके उधर समुंदर पे, पोर्ट पे हजारों कंटेनर खड़े हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, रॉ मटीरियल मिल नहीं रहा, आपकी टेक्सटाइल मिल बंद हो गई, आपके कारखाने बंद हो गए, करोड़ों की तादाद में खर्चा है कि बेरोजगारी होगी। आप इनसे शिफा मांग रहे हैं, आप लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान का अंजाम तय हो चुका है। जिस मुल्क की आवाम वहाँ के लीडर्स को पानी पी पी कर कोसे, खून के आंसू रोए, बद्दुआ दे, तो ऐसा मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं सकता। अब क्या करें, पाकिस्तान अपने पतन की लकीर खुद ही खींच रहा है और कई बार वो इस लकीर पर आगे बढ़ भी चुका है। 14 फरवरी 2019 याद कीजिए, इसी रोज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ पर हमला किया था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहने वाले पोम्पियो है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, याद है? 45 जवान शहीद हुए थे। शहादत का बदला हिंदुस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था। इसी एक्शन के बाद पाकिस्तान भारत पर एटमी हमले का प्लान बना चुका था और दावा अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया है। पाकिस्तान को मुतनब्बे करता हूं, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। भूल कर भी पाकिस्तान अगर पाव भर का भी एटम बम चला देता तो आज पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान भारत पर एटमी हमला करने वाला था, जिसकी पूरी प्लानिंग इमरान खान और पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कर चुके थे। पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ने की तैयारी भारत भी कर चुका था। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में इसका तफसील से जिक्र किया है। पोम्पियो ने किताब में लिखा कि इस घटना के समय 27-28 फरवरी को वो अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए हनोई में थे और दोनों देशों में परमाणु टकराव टालने के लिए उनकी टीम ने रात भर भारत और पाकिस्तान से बातचीत की। फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की दुश्मनी परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पाकिस्तान के परमाणु युद्ध की आशंका थी और ये बात अमेरिका से कही भी गई थी। पाकिस्तान को ये भी डर था कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला करेगा। इसी डर से पाकिस्तान भारत से पहले एटम बम
फोड़ देना चाहता था और अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो आज बदहाली की मौत मरने से पहले ही मर चुका होता। विरोध और सपोर्ट की बात तो सब बागेश्वर बाबा के मामले में भी दिखाई दे रही है। कई साधु संत धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब आ चुके हैं, लेकिन जो बागेश्वर सरकार कल तक चमत्कार और भूत प्रेत भगाने वाले दरबार की बात किया करते थे, वो आज देश विदेश के कई दूसरे मुद्दों पर ज्ञान देते नजर आए। दूसरी अर्जी, जो बालक जो रंग बिरंगे बार रंगाए बैठो, ये तो बुला लीजिए। बाबा के चमत्कारों की नई टाइमलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाबा तो लोगों को बिग बॉस में जाने का आशीर्वाद भी देते हैं। सर, बिग बॉस 16 चल रहा है। बिग बॉस 16 एक शो चल रहा है। मैं पहले भी पार्ट रह चुका हूँ शो का, एस ऑफ स्पेस, एंटी सोशल, संगीत सम्राट। तो उसके लिए मेरी बात चल रही है, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। देखो, ये जो जहाँ तो मैं जाऊँ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है और आप हमसे पूछो कि जाना चाहिए कि नहीं। देखो, फेमस होने के लिए तो जाना चाहिए। पेशी आप करो, बालाजी कृपा करेंगे। ज्यादातर समस्याओं बाबा बागेश्वर का दायरा वर्ल्ड वाइड कैसे बढ़ा, इसका एक और एग्जाम्पल तब सामने आया जब बाबा ने दरबार में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का नाम लिया। तो बिल गेट्स की चर्चा मत है। बिल गेट्स नाम है ना सबसे अमीर आदमी, उसको कोई एक छोटी सी बात हमने उसकी पढ़ी। उससे पत्रकारों ने पूछा कि तुम रातों रात अमीर बन गए हो, क्या राज है? तो उसने टेबल पर ठोक करके कहा कि हाँ, मैं रातों रात अमीर बन गया, कोई संदेह नहीं। हाँ, मैं रातों रात अमीर बन गया, कोई संदेह नहीं। पर इन पागलों को, दुनिया वालों को पता नहीं है कि वो रात कितनी लंबी थी। इस तरह के वीडियो और कथित चमत्कार बाबा की यूएसपी बन चुके हैं, लेकिन सवाल विरोध का है। कई लोग आज भी बाबा के दिव्य दरबार पर सवाल उठाते हैं, क्रियाओं पर ऐतराज जताते हैं। ऐसे लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। हालांकि इसके बाद बाबा अपनी लाइन पर आ गए। एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस की बात की, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब प्रजा सुखी, हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस होगी तो राम राज जाएगा, राम राज जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 2 दिन पहले तक बाबा की लाइन लेंथ अलग थी, सिर्फ चमत्कार, प्रेत संसार की बातें होती थी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को लेकर जन जागरण वाले मिशन पर दिखाई दे रहे हैं। सनातन का प्रचार करना। आपको बता दें, बाबा जो है पॉपुलैरिटी का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। दूसरी तरफ कुदरत भी नायाब करिश्मे अपने दिखा रही है। रेगिस्तानी इलाकों में जहां फूल उगना मुश्किल हुआ करता था, वहां आप देखिए तो सही बर्फबारी हो रही है। ये रेगिस्तानी कोई इलाका है, कुदरत का करिश्मा आपको बता रहे हैं। गल्फ कंट्री ओमान के पहाड़ी इलाकों की ये झलक है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और भला क्या है। जहां दूर दूर तक रेगिस्तान है, वहां पहाड़ों पर बर्फ तैर रही है। ओमान के जबल शम्स माउंटेन इस वक्त बर्फ से ढके हुए हैं। ओमान टीवी ने ये तस्वीर जारी की है। बताया गया है कि इस इलाके में यानी ओमान में सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाके में तापमान -2 डिग्री तक गिर गया। इस मौसम में इस तरह के पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर ओमान का मौसम विभाग भी हैरान है, क्योंकि आमतौर पर सी लेवल से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होती है। इसी तरह कुछ दिन पहले सऊदी अरब के रेगिस्तान में हरियाली दिखाई दी थी। मक्का और मदीना के पास वाले पहाड़ी इलाकों में ऊंट और दूसरे जानवर घास चरते हुए दिखाई दिए। सऊदी अरब का ये वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे रेगिस्तानी इलाके में हरियाली जोरदार बारिश की वजह से हुई, जबकि कई लोग इसे हजारों साल से चली आ रही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी से जोड़कर भी देख रहे हैं। तब कहा गया था, आखिरी वक्त तब तक नहीं आएगा जब तक कि अरब की जमीन घास के मैदान और नदियों से भर न जाए। और उधर जापान में आप देखिए, ताबड़तोड़ बदलते मौसम का कहर झेला जा रहा है लोगों की तरफ से। आसमानी आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भयंकर बर्फबारी के कहर से अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अमेरिका यूरोप के बाद अब तांडव मचाती ये तस्वीर जापान से आई है, जहां अचानक आए बर्फीले तूफान ने ऐसी तबाही मचाई जिससे हर कोई दहशत में आ गया। जापान के निगाता प्रांत की ये तस्वीरें खौफनाक है। सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है।
विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन के वक्त अंधेरा हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर दिखी। कई जगह तो गाड़ियां पलटी हुई नजर आईं। इस बीच लगातार बर्फ को हटाने की कवायद भी जारी है। कुदरत ने जापान की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगाया, इसका एक और एग्जाम्पल सामने आया। सड़क पर पैसेंजर बस खड़ी है जिसमें लोग सवार हैं, लेकिन ड्राइवर चाहकर भी बस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता है लेकिन बस के पहिए टस से मस नहीं होते। जापान इस वक्त कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की चपेट में है। इसके चलते 3 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। सुबह होक्काइडो आइलैंड के एक इलाके में तापमान 0 से -26.9 डिग्री नीचे चला गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने निगाता प्रोविंस के लिए भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। अगले 24 घंटे में यहाँ करीब 24 इंच बर्फ गिर सकती है। वैसे बर्फबारी तो अपने देश में भी कम नहीं हो रही है। कश्मीर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, हर जगह पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के निचले इलाकों में भले ही बर्फ थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों पर सब कुछ सफेद हो गया है। जहां तक नजर डालिए बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ये वही नजारा है जिसके लिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। रूई की तरह गिरती बर्फ ने कश्मीर की घाटी में पेड़ पौधों से लेकर घर सड़क सबको सफेद कर दिया है और मौसम सुहाना हो गया है। ये तस्वीरें मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग की है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में तो करीब 4 फीट बर्फ गिरी है। इसके साथ अनंतनाग में भी बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हो गया है। कश्मीर में फिलहाल चिलई कला यानी सर्दी का बेहद मुश्किल वक्त चल रहा है। ये 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान ज्यादातर जगहों पर पारा माइनस से कई डिग्री नीचे पहुंच चुका होगा। फिर भी बर्फ से लोग बहुत खुश हैं। उत्तराखंड में भी बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में बर्फ की 5 फीट मोटी परत जम गई। इसके चलते पानी की सप्लाई ठप हो गई। इसके अलावा मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में भी देर रात से बर्फबारी जारी है। यहाँ बर्फबारी का इस साल ये दूसरा मौका है। देखिए, उत्तराखंड, कश्मीर और बर्फबारी का जो ये सिस्टम यहाँ पर कुदरत का लागू हो रहा है, कुछ ऐसा ही या ये कहिए अलग अलग हिस्सों में डॉक्यूमेंट्री के नाम पर कुछ ऐसा ही एंटी मोदी इंटरनेशनल टूल किट सिस्टम शुरू हो गया है। तैयार हो रहा है ये टूल किट और इसे लगातार हवा दी जा रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाला विवाद जेएनयू से निकलकर अब जामिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं। समझ रहे हैं ना खेल आप? इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री जेएनयू के बाद जामिया यूनिवर्सिटी में भी दिखाई जानी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर 7 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इन पर माहौल खराब करने के प्रयास का आरोप है। एसएफआई ने छात्रों की रिहाई तक स्क्रीनिंग को टाल दिया है। आज जामिया में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कल जिस तरीके से जेएनयू में पथराव की स्थिति बन गई थी, हालात खराब हुए थे, देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी का ये मेन गेट है, ये भी हमको बंद नजर आ रहा है। छात्र अंदर है, सुरक्षा बल बाहर है। जामिया की वाइस चांसलर के मुताबिक विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग एसएफआई की तरफ से हो रही है। इन पर आरोप है कि यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश हो रही थी। इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट सेंटर ने विवादित डॉक्यूमेंट्री चलाने पर हंगामा किया। यहाँ एनएसयूआई ने ये डॉक्यूमेंट्री चलाई। इससे पहले मंगलवार रात जेएनयू कैंपस में से लेकर जमकर बवाल हुआ। 2 ग्रुप के बीच पत्थरबाजी हो गई। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बीबीसी की ये विवादित डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर है, लेकिन सरकार ने इसे मैलिफाइड इंटेंशन और प्रोपेगेंडा बताकर रिजेक्ट कर दिया है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब इसे बैन कर दिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की हो। 1970 में तब इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन कर दिया था, क्योंकि तब एक शो में भारत की नकारात्मक तस्वीर बीबीसी ने पेश की थी। और अब बात चीन की करेंगे, जो कोरोना वाले कोहराम के बीच लूनर न्यू ईयर का जश्न मना रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स जो है वो इस जश्न को चीन के साथ साथ पूरी दुनिया की सेहत के लिए खतरा मान रहे हैं। बहरहाल चीन के ग्वांगशी रीजन में जश्न की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है, वो भी आप देखिए। स्याह अंधेरी रात में नदी की नीली लहरों पर ये ड्रैगन का स्नेक वॉक है।
वायरस विस्फोट के बीच चीन में लूनर न्यू ईयर की धूम है। भले ही मुल्क में लाशों के अंबार लगे हो, लेकिन चीन महामारी के बीच पूरे जोश के साथ लूनर न्यू ईयर मना रहा है। चीन के शान शौकत की मनमोहक तस्वीरें यांगशाओ के यूलोंग रिवर से आई। नदी की लहरों पर गोल्डन ड्रैगन परेड करते दिखा। एक साथ कई बोट्स नदी में उतरी, बोट्स एक दूसरे के पीछे चल रही थी। मंजर ऐसा था मानो नदी की लहरों पर ड्रैगन तैर रहा हो। सबसे आगे वाली बोट पर ड्रैगन का धड़ बनाया गया था, जबकि सबसे पीछे दिख रही बोट पूंछ की तरह नजर आ रही थी। हर बोट की छत गोल्डन कलर की थी, जो रोशनी में सोने की तरह लग रही थी। चीन हर साल ऐसे ही लूनर ईयर मनाता है। इससे पहले साल 2022 में भी नदी पर ड्रैगन का यही गोल्डन मूव दिखा था। ड्रैगन की ये गोल्डन परेड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।